नमस्कार साथियों, आप सभी का एमकेजी क्लासेस में स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो बच्चों के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से और जो हमारे ऐसे दर्शक जिनको एग्ज़ाम से नहीं लेकिन उनको जानकारी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि कोलोनोस्कोपी में क्या होता है, कैसे होता है और इसकी जो सबसे विशेष जानकारी है कि तैयारी कैसे करके आनी होती है। क्योंकि कोलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एनस के रास्ते, लैटिन के रास्ते आंत में जाते हैं। तो इस वही सब चीज़ें इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि कोलोनोस्कोपी और प्रिपरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और इसका क्या टेक्निक है वो चीज़ें। और इसमें क्या है, जैसे हम एंडोस्कोपी में देखे थे कि एक लचीला पाइप होगा, उसमें कैमरा लगा होगा। उसी तरीके से इसमें क्या है, एक ये लचीला पाइप है, इसको स्कोप बोलते हैं। ये लैटिन के रास्ते यानी कि एनस से जो है एंट्री कराया जाएगा, रेक्टम से होता हुआ, सिग्मॉइड से होता हुआ, कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन और ये असेंडिंग कोलन, ये कहाँ तक आएगा, यहाँ सीकम तक आएगा। ये कोलोनोस्कोपी में यहाँ तक एंट्री करते हैं। और जो ये आंत है, बड़ी आंत है, इसको पूरा देखते हुए इसका परीक्षण करना है। ये सब चीज़ें कोलोनोस्कोपी में देखते हैं। क्या है, introduction. It is a procedure in which flexible long colonoscope inserted up to colon. क्या है, एक ऐसा लचीला कोलोनोस्कोप है जो इंसर्ट किया जाता है एनस के रास्ते, लैटिन के रास्ते, कहाँ तक, सीकम तक उसको एंट्री कराते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कहाँ से, एनल ये यहाँ एनस से जो एंट्री कर रहे हैं, ये होते हुए इस तरीके से ये यहाँ तक हमें आना होता है। इसमें बहुत सारी से, जैसे लोग, बहुत मरीज होते हैं कि उनको ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, और कुछ लोग होते हैं कि उनको लूज मोशन होता है, पतले दस्त आते रहते हैं। बहुत लोगों के जैसे कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, लैट्रिन टाइट होती है, अच्छे साफ नहीं होती है, उन लोगों में ये कराने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें आगे जो है किस किस मरीज को जो है कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो डायग्नोस्टिक के हिसाब से देखें, कॉन्स्टिपेशन, जिन मरीजों को बिल्कुल टाइट लैट्रिन होती है, कई दिनों तक नहीं होती है, उन अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, हार्ड स्टूल बिल्कुल, तो उनको जो है कोलोनोस्कोपी कराने के लिए बोला जाता है। डायरिया, कुछ ऐसे मरीज जिनको लंबे समय से एक इस प्रकार से लूज मोशन, पतली लैट्रिन हो रही है कि उसका कारण पता करने के लिए कि ऐसा क्यों है भाई कि इनको डायरिया बना हुआ है, तो उसमें करते हैं। एब्डोमिनल पेन, जैसे किसी मरीज को है जो हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, उनका इंडोस्कोपी जो है मुंह के रास्ते वाला किया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं पाई गई, और लेकिन पेट में दर्द जो है लगातार बना हुआ है, तो ऐसे भी मरीजों को हमें कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ती है। ब्लीडिंग पर रेक्टम, लैट्रिन के रास्ते जो है खून आए, उस कंडीशन में कि भाई ये खून कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या ऐसी कोई दिक्कत है, कहीं ऐसा तो नहीं वेरिसेस हैं या हेमरॉइड्स हैं, बवासीर है, वो सब पता करने के लिए अगर ब्लीडिंग किसी को हो रही है तो उसको हमें ये करना पड़ता है। अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई कारण नहीं पता चल रहा है और खून की कमी होती जा रही है, उसको कमजोरी होती जा रही है, और ये जब पता किया जा रहा है कि भाई अनीमिया है तो क्यों है, अनीमिया होने का मतलब है कि खून की कमी, और खून की कमी क्यों हो रही है, ऐसा तो नहीं कहीं अंदर अंदर आंत में जो है खून बह रहा हो, उसका लॉस हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें कोलोनोस्कोपी कराना रहेगा। पैथोलॉजिकल थिकनिंग ऑफ कोलन,
कोलन जो है उसका जब हम लेयर ऑफ इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी क्या थिकनिंग है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या उसकी जो टिश्यू की बनावट है उसमें ऐसा तो नहीं कोई दिक्कतें हैं। वो चीज़ कार्सिनोमा हम देखेंगे कि आंत में जो है कैंसर तो नहीं है, बड़ी आंत में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं कि तो उसकी हम जो है बायोप्सी लेकर के लैब भेजना होगा। उसमें क्या है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी का एग्जामिनेशन होकर के आएगा, उससे जो है ये क्लियर होगा। तो उस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनमें कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्या है कोलोनोस्कोपी कराने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, पेट में दर्द बना रहता हो, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा हो, और अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया हो, यानी कि कोई कारण ना पता हो और खून की कमी होती जा रही हो। पैथोलॉजिकल थिकनिंग ऑफ कोलन देखने के लिए और कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आईबीडी जैसे डिजीज अगर हैं तो उनमें हमें देखना रहता है कोलोनोस्कोपी से। फिर थेरेप्यूटिक तरीके से स्नेयर पॉलीपेक्टोमी, जब कोलोनोस्कोपी की गई तो उसमें क्या पाएगा कि आंत में जो है कुछ मांस के टुकड़े बढ़े हुए, यानी कि अगर ये ऐसे आंत है तो उसमें कुछ इस तरीके से जगह जगह पाए गए तो पॉलिप बोलते हैं। उसी को कट करके निकालना पॉलीपेक्टोमी कहलाता है। तो वो कंडीशन करने के लिए भी करना पड़ता है। इंडोस्कोपी म्यूसेक्टोमी, इसमें भी मसल्स जो हैं उनको कट करके निकालना। हीमोस्टैटिस इन कोलोरेक्टल पैथोलॉजीज, तो ये सब चीज़ें जैसे किसी को ब्लड बह रहा है उस कंडीशन में। रिमूविंग फॉरेन बॉडीज, इसमें क्या है जैसे अपर जी इंडोस्कोपी मुंह के रास्ते जो हुई थी उसमें भी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो मुंह में चली जा रही हैं, गले में फंस जा रही हैं, उसको निकालने के लिए किया जा रहा था। तो इसी प्रकार से अगर लैट्रिन के रास्ते कोई ऐसी चीज़ इंसर्ट हो गई है उसको निकालने के लिए भी हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कि कहाँ पर जो है कोलोनोस्कोपी नहीं करनी चाहिए। परफोरेटेड इंटेस्टाइन, यानी कि जिसमें आंत रप्चर हो या रप्चर होने के चांस है उसमें नहीं। एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस, किसी को डाइवर्टिकुलाइटिस की दिक्कत हो। डीप अल्सरेशन, और किसी की ऐसी इंटेस्टाइन जिसमें अल्सर हो, घाव टाइप से हो, उसमें नहीं करना है। सीवियर इस्केमिक नेक्रोसिस, किसी में नेक्रोसिस कंडीशन हो। फुलमिनेंट कोलाइटिस, आंत में किसी के सूजन हो, ऐसे मरीजों को। या कार्डियोपल्मोनरी डिकम्पनसेशन, कुछ ऐसे मरीज जिनको दिल की बीमारी रहती हो या रिस्पिरेटरी से श्वास से संबंधित बीमारी रहती हो, उनका जो हमेशा वाइटल स्टेटस जो है मेंटेन ना रहता हो, ऐसे व्यक्तियों को कोलोनोस्कोपी नहीं करानी चाहिए। ये सब जब चीज़ें मैनेज हो जाएं उसके बाद कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। फिर प्रिपरेशन, जो कोलोनोस्कोपी कराने का मेन स्टेप होता है वो ये होता है कि जब आंत में जो है जाया जाता है, इस स्कोप को ले जाया जाता है, तो आंत की जो दीवार होती है उसको देखा जाता है। अगर उसकी सफाई अच्छे से नहीं हुई है तो कोलोनोस्कोपी की जांच जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या है कि मरीज़ भी परेशान होता है, उसके घर वाले परेशान होते हैं, और जो टीम कोलोनोस्कोपी करेगी उसकी भी मेहनत खराब जाती है। तो इसलिए हर मरीज़ को और मरीज़ के साथ में रहने वालों को ये विशेष ध्यान रखना है कि कोलोनोस्कोपी कराने से पहले उसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। तैयारी में क्या करना रहेगा कि फ्यू डेज बिफोर द कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर स्टार्ट ईटिंग ए लो फाइबर डाइट। तो इसमें क्या है कि कुछ दिन पहले से हमें ये सब चीज़ें यूज करनी रहेंगी। द डे बिफोर द कोलोनोस्कोप प्रोसीजर डू नॉट ईट सॉलिड फूड, हैव क्लियर लिक्विड। और जब हमें करानी रहेगी उसके एक दिन पहले से क्या लिखा है, सॉलिड, कोई ठोस खाना हमें
नहीं खाना रहेगा, मरीज को ठोस खाना जो है खाने से मना करना है। और फिर क्लियर लिक्विड, यानी कि बिल्कुल ऐसा पदार्थ पीना है, ऐसा द्रव्य, ऐसा लिक्विड पीना है जो बिल्कुल पारदर्शी हो, जिसमें रंग ना हो। हमें मरीज को जो है दूध नहीं लेना है, मट्ठा नहीं लेना है, उसमें बिल्कुल प्लेन पानी लेना है। तो उससे क्या है कि अगर अवॉइड रेड लिक्विड, अगर कोई मरीज लाल कलर का लिक्विड पी करके आ रहा है, तो जब लाल पिएगा तो वो आँख में जो है उसी तरह लाल चिपकेगा जाके, और जब कैमरा डाला जाएगा तो उसमें वही सब चीज़ें दिखेंगी, जो दिक्कत होगी मरीज की वो नहीं दिख पाएगी। इसीलिए रेड कलर का कोई भी चीज़ पीने से बचना है। विच कैन बी कन्फ्यूज्ड विद ब्लड ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी। अगर कोई लाल कलर का ये कोई पदार्थ पिएगा तो उसमें जो कोलोनोस्कोपी कर रहा होगा उसको ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये ब्लड है या जो लाल कलर का पदार्थ पिया है वो चीज़ है, तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो इसलिए लाल कलर की कोई चीज़ नहीं पीनी, या किसी भी रंग की कोई चीज़ नहीं पीनी है। यू लेजिस्लेट टू ड्रिंक, जैसे कि जो आपके फिजिशियन होंगे, जो डॉक्टर होंगे, वो आपको सलाह देंगे कि कैसे तैयारी करके आने हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसी दवाएं लिखेंगे जिससे क्या कि पेट मरीज के जो है आंत की जो है चाल बढ़ जाएगी। आंत की जब चाल बढ़ेगी तो आंत में जो लैट्रिन होगी वो बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकल जाएगी तो अच्छे से सफाई होगी। जब साफ आंत लेकर के आप जाएंगे कोलोनोस्कोप कराने तो आपकी एक अच्छी जांच होगी। तो इसलिए आपको एक बार फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन आपकी कोलोनोस्कोपी होनी है उसके एक दिन पहले से आपको कोई ठोस पदार्थ नहीं खाना है, यानी ठोस खाना नहीं खाना, खाना हर चीज़ रोक देनी है। और उसी दिन से क्या है, आपको एक बिल्कुल सादा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और ORS, ये सब चीज़ें पीनी है। अवॉइड करना है, रंगीन कलर की कोई चीज़ नहीं लेनी है, और उसमें अगर ये लेंगे तो अच्छे से जांच होने में दिक्कतें होंगी। और जो डॉक्टर एक दवाई लिखेगा आपको वो पीना है। वो जब पिएंगे तो आपको लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, पतली लैट्रिन होना स्टार्ट हो जाएंगे। पतली लैट्रिन जब होगी तब क्या होगा कि जो लैट्रिन होगी वो सारी साफ़ हो जाएगी, और जब यहाँ कोलोनोस्कोपी होगी तो एक अच्छी जांच बन कर के आएगी, जो भी दिक्कतें होंगी वो निकल के आएंगी। ये इसकी विशेष तैयारी में है। और जब यहाँ कोलोनोस्कोपी कराने जाना है तो वहाँ पर एक कंसेंट फार्म जो है लिया जाएगा, सहमति पत्र लिया जाएगा। ये हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कभी भी आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब कोई प्रोसीजर होता है तो उसमें जो कंसेंट फार्म होता है वो कौन लेता है, नर्स लेगा, सीनियर नर्स लेगा, या कोई OT टेक्नीशियन लेगा, या फिजिशियन लेगा। तो उसमें हम आप सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि ये काम जो फिजिशियन होगा या एंडोस्कोपिस्ट होगा वो लेगा। तो ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोगों को याद रखना है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अब एक ये क्वेश्चन है कि जब कोलोनोस्कोपी होगी तो उसमें कौन सी पोजीशन रहेगी। साइड लाइन पोजिशन विद नी ड्राउन टूवर्ड्स टेस्ट, तो ये पोजीशन इसमें साइड लाइन देनी है। ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्रीदिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर ड्यूरिंग टेस्ट। जब इस जांच हो रही होगी, कोलोनोस्कोपी हो रही होगी, उस टाइम क्या है BP रेगुलर मॉनिटर करनी है, पल्स मॉनिटर करनी है, और जो ब्रीदिंग है उसको मॉनिटर करना है, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल देखते रहना है, और पूरा जो है इसका वाइटल मेंटेन रखना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर सेडेट द पेशेंट, पेशेंट को जो है सेडेशन दिया जाएगा, तो उससे क्या है अच्छे से जांच होगी, पेशेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो एंडोस्कोपिस्ट टीम होगी उसको अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इंसर्ट कोलोनोस्कोप, फिल एयर फॉर एयर विजुअलाइजेशन, ये पॉइंट जो एंडोस्कोपिस्ट है, जो एंडोस्कोपी कर रहा है, उसका काम होगा जब वो कोलोनोस्कोप पकड़ेगा,
कोलोनोस्कोप जब पकड़ेगा तो उसमें एयर भरेगा। एयर जब भरेगा तो आंत जो है थोड़ा फूलेगी, और जो जब फूलेगी वो गुब्बारे जैसे, तो उसमें क्या है कि जो उसकी दीवार है अच्छे से दिखेगी। ये कोलोनोस्कोपी टेक अबाउट 20 मिनट टू एन आवर्स, 20 मिनट के आसपास जो है एक कोलोनोस्कोपी करने में लगते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं वो ये पूछते हैं कि भाई कोलोनोस्कोपी करने में कितना समय सर लगेगा, तो वो 20 मिनट से लेकर के घंटों तक हो सकता है, किस कंडीशन पर मरीज आया है तो उस हिसाब से उसका समय भी लगने की संभावना रहती है। आफ्टर एग्जामिनेशन, जांच होने के बाद क्या जो है पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बेहोशी की दवा दी जाती है, तो उसको विशेष इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और डू नॉट ड्राइव फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक आपको कोई वाहन नहीं चलाना है, और बी अवेयर अबाउट कॉम्प्लिकेशन, और कोई जो जटिलताओं की संभावनाएं होती हैं, कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं होती हैं, उनसे भी हमें सजग रहना है। ये हमें जब केस हो जाएगा उसके बाद विशेष ध्यान रखना है। वॉकिंग विल हेल्प टू रिलीव डिस्कम्फर्ट लाइक ब्लोटिंग। जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए, सेडेशन के बाद कुछ समय तक पेशेंट स्टेबल नहीं हो पाएगा, जब स्टेबल हो जाता है घंटे या आधे घंटे में, उसके बाद उसको टहलने के लिए बोलना है। टहलने से क्या होगा, जो एयर इंटेस्टाइन में होगी उससे आराम मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हमें एग्जामिनेशन यानी कि कोलोनोस्कोपी करने के बाद विशेष ध्यान देनी है। बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है, सडेशन जैसे मिडाजोलाम दिया जाता है, उसकी डोज, और फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये सब फार्माकोलॉजिकल या प्रोफाफोल, ये सब चीज़ें उसमें दी जाती हैं। विशेष ये याद रखना है कि अगर कोलोनोस्कोपी हो रही तो उसमें एनेस्थीसिया के रूम में क्या देना है, या मिडाजोलाम की डोज क्या होनी है, या उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होना है, तो ये सब चीज़ें विशेष ध्यान देनी है। ये कोलोनोस्कोप का स्ट्रक्चर है। ये कोलोनोस्कोप जैसा कि हम पहले शुरुआत में ही दिखाए हैं, ये कोलोनोस्कोप ये जो है इसमें लाइट पोर्ट होते हैं, उसी में कैमरा लगा होता है, सक्शन का पोर्ट होता है। तो ये जो है इसकी कुछ एसेसरीज ऐसे इसमें जो छेद बने हैं दिख रहे हैं, उसमें जैसे बायोप्सी करने के काम आते हैं, मांस के टुकड़े निकालने के, और इसके बाद जो और उसमें एडिशनल कोई काम ऐसा करना पड़े जैसे कहीं पॉलिप को कट करना है, वो सब चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है कोलोनोस्कोप जो है उसकी। फिर टेक्निक्स क्या है, स्कोप इंसर्ट किया जाता है, स्कोप विड्रॉल किया, यानी कि स्कोप जो है आंत में डाला जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। और जो कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं होती हैं या जो जटिलताओं की संभावना की कोलोनोस्कोपी अगर हो रही है तो उसमें क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। ब्लॉटिंग, गैस जो है पेट में गैस या गुड़गुड़ाहट टाइप से वो चीज़। फिर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी होने की संभावनाएं हैं। ब्लीडिंग, खून बहने की संभावनाएं हैं। परफोरेशन, आंत को फटने की भी संभावनाएं रहती हैं। कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट्स ऑफ सडेशन या डेथ भी होने की संभावनाएं पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि केस के बाद देखने को मिल सकती हैं, तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि इलाज कराना है तो जांच भी करानी है, उसकी कुछ दिक्कतें होने की संभावना रहती हैं। तो ये सब चीज़ें इसके कॉम्प्लिकेशन हैं कि ब्लॉटिंग होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, परफोरेशन होगा, ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी कि कोलोनोस्कोपी में जो है कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन कंसेंट लेगा, और इसको जब प्रोसीजर होगा हमें वाइटल कैसे मैनेज करने हैं, और फिर जो है मरीज़ की जो कैसे हमें केस होने के बाद क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ये छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बताने की कोशिश की, और खासकर मरीजों के लिए एक विशेष जानकारी फिर से कि जिस मरीज को कोलोनोस्कोपी करानी रहती है उसकी तैयारी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसमें मरीज को एक अच्छी जांच या अच्छा जो
डायग्नोसिस बनाने का काम होता है, वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की कितनी अच्छी तैयारी होकर के आई है। आप सभी लोग इसी प्रकार से एमकेजी क्लासेस से जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।